आज हम एक बेहद अहम लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। जी, भारत का सैन्य इतिहास और हमारी सशस्त्र सेनाओं की समझ। हाँ, और हमारे पास वेयर मिलिट्री हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग द मिलिट्री शीर्षक वाले लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारा इरादा सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या लिखा गया है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि आजकल मतलब भारत में सैन्य इतिहास चर्चा के हाशिए पर क्यों है। बिल्कुल, खासकर तब जब हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने में सशस्त्र बलों का इतना अहम योगदान रहा है। और ये भी देखना है कि इस इतिहास को जानना और समझना क्यों जरूरी है, न सिर्फ विशेषज्ञों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। जी तो शुरुआत ही एक दिलचस्प विरोधाभास से होती है। हाँ। एक तरफ तो आधुनिक भारतीय समाज में सशस्त्र बलों का एक बहुत ही अलग एक सम्मानित स्थान है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ जब राष्ट्र के विकास और स्थिरता में उनके योगदान को स्वीकारने की बात आती है तो उसमें मतलब वो एक रूपता नहीं दिखती। कहीं बहुत सम्मान है, कहीं शायद उतनी जानकारी या स्वीकृति नहीं। ये बात सही है। और लेखक ने अपना एक अनुभव भी साझा किया है जो इस बात को और साफ करता है। अच्छा। क्या उन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा को लिखा था, ये पूछते हुए कि उनके निबंधों के संग्रह पैट्रियट्स एंड पार्टिजन्स में भारतीय सशस्त्र बलों पर एक भी निबंध क्यों नहीं है। लेखक का तर्क था कि भाई भारतीय लोकतंत्र अगर आज टिका हुआ है तो इसका एक बड़ा कारण सेना का राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल सही तर्क है। और गुहा साहब ने बहुत विनम्रता से इस कमी को माना भी। ये वाकई एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। किसी भी लोकतंत्र में सेना की क्या भूमिका है और आम जनता उसे कैसे देखती है। हाँ। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत नाजुक भी है और महत्वपूर्ण भी। और गुहा जी वाली बात में एक और परत थी, जैसा लेख में बताया गया। क्या? शुरू में उनका शायद मानना था कि कोई युद्ध नायक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन लेखक ने फिर तुरंत मेजर जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो का उदाहरण दिया। हाँ, स्पैरो 2 बार महावीर चक्र विजेता और लोकसभा सांसद भी रहे। जी हाँ, तो ये कोई इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद के सालों में भी कई वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनीति में कदम रखा। जनरल वीके सिंह जो सेना प्रमुख रहे वो मंत्री बने। हाँ, बिल्कुल। लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ओलंपिक पदक विजेता और सेना अधिकारी, वो भी मंत्री रहे। सही। मेजर जनरल बीसी खंडूरी और जसवंत सिंह जैसे अनुभवी अधिकारियों ने भी मंत्री पद संभाला और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। नायक सुरेंद्र सिंह का उदाहरण देखिए, कारगिल युद्ध के सम्मानित सैनिक, फिर 26/11 मुंबई हमलों के दौरान एनएसजी कमांडो। हाँ, याद है। और फिर उन्होंने सफलतापूर्वक राज्य स्तर का चुनाव भी लड़ा। वाह। तो ये भारतीय सेना के उस समतावादी चरित्र को दिखाता है जहां मतलब पृष्ठभूमि से ज्यादा योग्यता मायने रखती है और जहां से निकलकर लोग सार्वजनिक जीवन में भी योगदान दे रहे हैं। लेखक अपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए के दिनों का भी जिक्र करते हैं। जी। उनके एक प्रोफेसर थे श्री राजन। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि सैन्य इतिहास को सिर्फ लड़ाइयों की तारीखें और रणनीतियों के अध्ययन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, इसे हमेशा राजनीतिक रणनीति और कूटनीति के एक सहायक, एक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रोफेसर राजन का कहना था कि इस संदर्भ के बिना सैन्य इतिहास सिर्फ घटनाओं का एक सूखा ब्यौरा बनकर रह जाएगा। बिल्कुल, एक कहानी जैसा जिसका कोई बड़ा मतलब न निकले। सही। और लेखक कहते हैं कि ये सलाह उन्हें हमेशा याद रही। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आजादी के बाद भारत में सैन्य इतिहास के अध्ययन को उतनी तवज्जो क्यों नहीं मिली। ये विषय वाकई दिलचस्प है। हाँ, क्यों? और लेखक इसके कुछ संभावित कारण बताते हैं। पहला, शायद आधुनिक भारतीय रणनीतिक सोच के साथ एक शांतिवादी होने का लेबल जुड़ा रहा है, जिसने शायद सैन्य विषयों के अध्ययन को थोड़ा पीछे धकेला, यानी अहिंसा पर ज्यादा जोर। शायद। दूसरा कारण हमारी औपनिवेशिक विरासत से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? हो सकता है कि एक ऐसी सेना जिसकी जड़ें ब्रिटिश राज में थीं, उसके कारनामों का बखान करने में एक हिचक रही हो, खासकर शुरुआती सालों में।
हाँ, ये मुमकिन है। तीसरा, इतिहासकारों का ध्यान शायद उन विषयों पर ज्यादा केंद्रित रहा जो सामाजिक रूप से ज्यादा प्रासंगिक माने गए या जिनमें राजनीतिक दिलचस्पी ज्यादा थी। जैसे स्वतंत्रता संग्राम या सामाजिक सुधार आंदोलन। बिल्कुल। या फिर जो भारत की प्राचीन और समृद्ध सभ्यतागत विरासत से जुड़े थे। सैन्य इतिहास शायद इन सब के बीच कहीं दब सा गया। और चौथा कारण? चौथा, एक व्यावहारिक समस्या भी रही है, अभिलेखीय लापरवाही। सैन्य दस्तावेजों को समय पर अवर्गीकृत करना, डिक्लासिफाई करना। हाँ। और उन्हें शोधकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने में पारदर्शिता की कमी रही है। अच्छा, तो रिकॉर्ड्स ही आसानी से नहीं मिलते। जी, इसने मुट्ठी भर गंभीर सैन्य इतिहासकारों के काम को भी मुश्किल बनाया है। तो इन सब कारणों ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा की जहां सैन्य इतिहास अकादमिक दुनिया के हाशिए पर चला गया। ये जानना वाकई चौंकाने वाला है कि भारत के इतने सारे विश्वविद्यालयों में से किसी में भी सैन्य इतिहास का एक समर्पित, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, ये सच है। और ये सिर्फ विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं है। लेखक के अनुसार हमारे जो प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थान हैं, IMA, NDA, DSSC, वहां भी इस विषय को समर्पित विभागों के रूप में वो महत्व नहीं मिला जो शायद मिलना चाहिए था। जी, ये एक बड़ी कमी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस विषय पर बिल्कुल काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ नाम तो हैं। बिल्कुल। भारत के युद्धों और सैन्य मामलों पर सुमित गांगुली, स्टीफन कोहेन, स्टीवन विल्किंसन, जसवंत सिंह, श्रीनाथ राघवन जैसे अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय विद्वानों ने लिखा है। नेविल मैक्सवेल का भी नाम आता है। हाँ। और कुछ नागरिक लेखक भी हैं जैसे रवि रिखे, समीर चोपड़ा और PVS जगन मोहन, जिन्होंने खास अभियानों पर बहुत अच्छा डिटेल्ड काम किया है। और सैनिक विद्वानों का योगदान? हाँ, उन्हें तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एयर चीफ मार्शल PC लाल, मेजर जनरल DK पालित, मेजर KC प्रवल, एयर कॉमोडोर जसजीत सिंह, वाइस एडमिरल मिहिर रॉय, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने अनुभव और विश्लेषण साझा किए हैं। लेकिन फिर भी एक कमी महसूस होती है। हाँ, एक व्यापक तस्वीर की कमी। जैसे रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी जैसी महत्वपूर्ण समकालीन इतिहास की किताबों में भी युद्धों और संघर्षों का जिक्र तो है, पर बहुत संक्षेप में। लेखक एक और गंभीर चिंता की ओर इशारा करते हैं। एयर चीफ मार्शल PC लाल ने 1971 युद्ध पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। हाँ, My Years with the IAF। जी, लेकिन उनके बाद शायद ही किसी विद्वान ने, जिसके पास तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की गहरी बराबर की समझ हो, हाँ। भारत के स्वतंत्रता पश्चात के सैन्य इतिहास का एक समग्र, एक अकादमिक रूप से स्वीकृत और एकीकृत विवरण लिखने का प्रयास किया हो। एक ऐसा काम जो सिर्फ एक युद्ध या एक सेवा तक सीमित ना हो, बल्कि पूरी तस्वीर पेश करें। तो इस उपेक्षा का, इस खालीपन का नतीजा क्या होता है? लेखक इस बारे में काफी चिंतित लगते हैं। हाँ, और वो कुछ गंभीर परिणाम बताते हैं। पहला, अगर हम अपने सैन्य इतिहास को ठीक से दर्ज और प्रसारित नहीं करते, तो आने वाले सालों में भारत की जो विशाल युवा आबादी है, हाँ। उनको सशस्त्र बलों के वास्तविक कारनामों, उनके बलिदानों और लोकतंत्र की रक्षा में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो है। जानकारी के अभाव में गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। दूसरा, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षा प्रणाली में सैन्य इतिहास पर ध्यान न दिए जाने से युवाओं के लिए सशस्त्र सेनाओं को एक आकर्षक करियर विकल्प के रूप में देखने में कमी आ सकती है? जब प्रेरणादायक कहानियां और योगदान सामने नहीं आएंगे, तो आकर्षण कैसे पैदा होगा? सही बात है। और तीसरा, जो शायद सबसे गंभीर है, युद्ध कोई खेल नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हाँ। लेखक का तर्क है कि जब देश के नागरिक उन परिस्थितियों से काफी हद तक अनजान रहते हैं जिनमें कोई राष्ट्र युद्ध में जाता है या युद्ध के संचालन की जटिलताओं को नहीं समझते, जी, तो ये खतरा बढ़ जाता है कि कुछ निर्णयकर्ताओं द्वारा की गई गलतियां या गलत आकलन की भारी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल। सैन्य इतिहास का व्यापक और आलोचनात्मक अध्ययन ऐसी चूकों से बचने और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। हाँ, सीखने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी देशों का नजरिया इस मामले में बिल्कुल अलग रहा है। कई पश्चिमी लोकतंत्रों का उदय और विकास ही सशस्त्र संघर्षों और युद्धों के इर्द गिर्द हुआ है। उनके लिए राज्य व्यवस्था यानी स्टेट क्राफ्ट के एक साधन के रूप में बल का अध्ययन, जैसा कि कार्ल वॉन क्लॉज़ेविट्ज़, हाँ, प्रसिद्ध प्रशियाई विचारक, या शायद हमारे अपने कौटिल्य,
प्राचीन भारतीय रणनीतिकार ने देखा होगा, हमेशा महत्वपूर्ण माना गया है। उनके यहाँ तो इसका अध्ययन बहुत गहराई से होता है। जी हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में युद्धों का दस्तावेजीकरण करने, उनका विश्लेषण करने और उनसे सबक सीखने के लिए सरकार द्वारा समर्थित मजबूत संस्थान हैं। अच्छा। वहाँ सर माइकल हावर्ड, जॉन कीगन, रसल वेगली जैसे विश्व प्रसिद्ध सैन्य इतिहासकार हुए हैं। विलियम डेलरिम्पल और क्रिस्टोफर बेली जैसे लेखकों ने ब्रिटिश राज के सैन्य अभियानों पर विस्तार से लिखा है। रिक एटकिंसन का भी नाम आता है द्वितीय विश्व युद्ध में। बिल्कुल, पत्रकार विद्वान जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों के अनुभवों को जीवंत किया, ये उनके अकादमिक और सार्वजनिक विमर्श का एक अभिन्न अंग है। और भारत में लेखक अपना एक निजी अनुभव बताते हैं जो इस अंतर को और भी साफ करता है। क्या अनुभव? 2012 में जब वो भारत के आधुनिक संघर्षों पर एक व्यापक जॉइंट सर्विस वृत्तांत लिखने के लिए विश्राम अवकाश मतलब सबैटिकल लेना चाह रहे थे, हाँ। तो उन्हें भारत में कोई भी विश्वविद्यालय या थिंक टैंक ऐसा नहीं मिला जो बिना उनके खुद के वित्त पोषण मतलब सेल्फ फंडिंग के उन्हें ये अवसर देने को तैयार हो। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर ने तो उनसे यहां तक कह दिया, हमें अतीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, हम तो भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं। ये रवैया तो वाकई समस्या की जड़ तक इशारा करता है। बिल्कुल। ये सच है कि भविष्य के युद्ध शायद अलग हो सकता है वो ज्यादा नियंत्रित हों, टेक्नोलॉजी पर आधारित हों, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन। हाँ, और उनमें पारंपरिक युद्धों की तरह भारी जनहानि ना हो। लेकिन जैसा क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था, युद्ध के जो मूल उद्देश्य है वो शायद वही रहेंगे। राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना। जी, प्रतिद्वंद्वी को अपनी इच्छा मानने पर मजबूर करना। और दुर्भाग्य से जातीय, धार्मिक और सभ्यतागत टकराव जो अक्सर घृणा और भय जैसी गहरी भावनाओं से प्रेरित होते हैं, वो भी शायद जारी रहेंगे। हाँ, हम आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी भयावह घटनाएं देखते हैं जो मध्ययुगीन बर्बरता की याद दिलाती हैं। निष्कर्ष यही है कि जब तक लालच, भय, सम्मान की रक्षा और राष्ट्रीय हित जैसे कारक देशों और लोगों के बीच संबंधों को प्रभावित करते रहेंगे, तब तक युद्ध भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए। इसलिए अतीत के युद्धों से सीखना भविष्य के लिए अप्रासंगिक नहीं हो जाता। यहीं पर लेखक एक महत्वपूर्ण तर्क देते हैं। उनका कहना है कि भारत को अपनी राजनीतिक विचारधारा के मूल सिद्धांतों जैसे अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो हमारी पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही आज की जो भू रणनीतिक मजबूरियां हैं और जो हमारे बढ़ते राष्ट्रीय हित हैं, उनको देखते हुए भारत को अपने सैन्य इतिहास को दर्ज करने, उसका विश्लेषण करने और उसे लोगों तक पहुंचाने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है। लेखक को भारत के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाले शांतिवादी या नरम राज्य, सॉफ्ट स्टेट जैसे लेबल पसंद नहीं है। हाँ, खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनकी चर्चा होती है। उनका मानना है कि ये लेबल भारत की वास्तविक क्षमताओं और जरूरतों को पूरी तरह से नहीं दर्शाते। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह का इतिहास लिखने की बात हो रही है। हाँ, कैसा इतिहास? लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ये वर्णन पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए, ना तो ये सिर्फ जश्न मनाने वाला या महिमा मंडन करने वाला हो, नहीं जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक। बिल्कुल नहीं, ये अत्यधिक आलोचनात्मक या अपमानजनक हो, बल्कि ये एक संतुलित, एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाए जिसे हम सीख सकें। हाँ, जिसे हम अपनी सफलताओं पर गर्व कर सके और अपनी गलतियों से सीख भी सके। लेखक को उम्मीद है कि अगर कोई सैनिक विद्वान जिसके पास ऑपरेशनल और एकेडमिक दोनों तरह की विशेषज्ञता हो, हाँ, वो भारत के हालिया युद्धों और संघर्षों का एक निष्पक्ष और प्रवाहमयी वर्णन लिखे, तो ये न केवल देश के सैन्य कारनामों को आधुनिक इतिहास का हिस्सा बनाएगा, बल्कि नई पीढ़ी को युद्ध के खतरों और जटिलताओं को समझने में भी मदद करेगा। ये बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीवन विल्किंसन की 2015 की किताब आर्मी एंड डेमोक्रेसी, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी का जिक्र बहुत प्रासंगिक है। हाँ, उस किताब के बारे में सुना है। विल्किंसन ने नए आंकड़ों के आधार पर यह दिखाया कि 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद भारत के लगभग 3/4 फौजी और अफसर कुछ ही प्रांतों और तथाकथित मार्शल क्लास से आते थे। 3/4? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और चौंकाने वाली बात ये थी कि वरिष्ठ अधिकारियों में से आधे अकेले पंजाब से थे, जबकि पंजाब की आबादी उस समय
नए राष्ट्र की कुल आबादी का सिर्फ 5% थे। सिर्फ 5% आबादी से आधे सीनियर अफसर? जी, विल्किंसन का तर्क है कि इस तरह की सेना जिसका आधार इतना संकीर्ण हो, किसी भी नए लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती थी। क्यों? तख्ता पलट का खतरा? बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक तख्ता पलट का खतरा रहता है। फिर भी भारत अपनी सेना को राजनीति से सफलतापूर्वक बाहर रखने और अपने लोकतंत्र को बनाए रखने में कामयाब रहा। पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत? हाँ, पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत, जहां 3 बार लंबा सैन्य शासन रहा। विल्किंसन इसका श्रेय भारत के शुरुआती राजनीतिक नेतृत्व द्वारा उठाए गए संरचनात्मक और कुशल तख्तापलट रोधी यानी कूप प्रूफिंग उपायों को देते हैं। कूप प्रूफिंग मतलब ऐसे कदम जिससे तख्ता पलट मुश्किल हो जाए? जी हाँ, जैसे सेना की कमान संरचना में बदलाव करना, खुफिया एजेंसियों की निगरानी रखना और सेना के भीतर विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाना। अच्छा। विल्किंसन की किताब पढ़ने के बाद लेखक का ये संकल्प और भी मजबूत हो गया कि वो आधुनिक भारत के उन सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों की कहानी दुनिया को बताएं, जिन्होंने न केवल सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण होने से रोका, बल्कि लगभग 60 दशकों तक भारत के लोकतंत्र की बाहरी और आंतरिक खतरों से रक्षा भी की। ये कहानी अपने आप में अनूठी है और इसे सुना जाना चाहिए। बिल्कुल सुना जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अमेरिकी सेना युद्ध कॉलेज के डॉक्टर टैमी डेविस बिडल और रॉबर्ट एम स्टिनोनो के एक शोध पत्र से मिलता है, हाँ। जिसका शीर्षक है समकालीन अकादमी में सैन्य इतिहास की भूमिका। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सैन्य इतिहास का अध्ययन सिर्फ सेना या इतिहासकारों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत सही बात है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज युद्ध में क्यों जाते हैं, युद्ध के परिणाम क्या होते हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी। वे कहते हैं कि ये न केवल पारंपरिक ऐतिहासिक विमर्श को समृद्ध करता है, बल्कि राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और सार्वजनिक नीति जैसे अन्य विषयों को भी प्रभावित करता है। हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये विचारशील और सूचित नागरिक बनाने में मदद करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें। सही। इसलिए सैन्य इतिहास का महत्व अकादमिक दायरे से कहीं ज्यादा व्यापक है। बिडल और सिटिनो में सैन्य इतिहास यानी न्यू मिलिट्री हिस्ट्री की बात करते हैं। नया सैन्य इतिहास, ये क्या? ये अनिवार्य रूप से आज का सैन्य इतिहास है, जो ज्यादा व्यापक है, समावेशी है और जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से लिखा जाता है। मतलब सिर्फ लड़ाइयों और सेनापतियों तक सीमित नहीं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सेनापतियों की रणनीतियों या युद्ध के मैदान में सैनिकों की गतिविधियों तक सीमित नहीं रहता। ये युद्ध के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं को भी देखता है। अच्छा। ये आम सैनिकों के अनुभवों, युद्ध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और शांति काल में सेना की क्या भूमिका रही, ऐसे विषयों को भी शामिल करता है। तो ज्यादा समग्र दृष्टिकोण। जी, वे एक बहुत पते की बात कहती हैं। युद्ध के अध्ययन से बचना हमें सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में खुद को और समय के साथ हमारे विकास को पूरी तरह से समझने के अवसर को कमजोर करना है। यानी अगर हम युद्ध और सेना को नहीं समझेंगे, तो हम अपने समाज और अपने इतिहास को भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। इसीलिए लेखक का मानना है कि पहला कदम भारत की लगभग 15 लाख यानी 1.5 मिलियन मजबूत सशस्त्र सेनाओं के मूल चरित्र, उनके डीएनए और उनके लोकाचार यानी एथोस को रेखांकित करना है। और ये क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 5 दशकों में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सैन्य कारनामे न केवल दुनिया के कई हिस्सों में, बल्कि दुर्भाग्य से भारत के ही कई हिस्सों में काफी हद तक अज्ञात हैं। अच्छा, भारत में भी? हाँ, लेखक कुछ उदाहरण भी देते हैं, जैसे दक्षिण भारत के बड़े हिस्से अभी भी सशस्त्र बलों की संस्कृति और योगदान से काफी हद तक अछूते लगते हैं। तेजी से विकसित हो रहे गुजरात में, जहां पाकिस्तान के साथ इतनी लंबी और संवेदनशील सीमा है, वहां से सेना में भर्ती सबसे कम है। ये तो चौंकाने वाली बात है। इसी तरह पूर्वी राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी इस मामले में पीछे हैं। तो पूरे देश में एक समान जागरूकता नहीं है। सही। लेखक का मानना है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और पेशेवर सेनाओं में से एक के इस डीएनए और लोकाचार को समझना और समझाना ये सुनिश्चित करने का पहला कदम है कि देश बड़े पैमाने पर शांति और युद्ध दोनों समय में उनके योगदान को लगातार स्वीकार करे और महत्व दे।
और इस अध्ययन का महत्व तब भी बना रहता है जब पारंपरिक युद्ध कम होते दिख रहे हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये संभव है कि अगर भविष्य में पारंपरिक युद्ध इतिहास की बात हो जाए और भारत शानदार आर्थिक विकास और समृद्धि हासिल कर ले, तो हमारे सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों का जो समृद्ध लोकाचार है, उनकी युद्ध लड़ने की परंपराएं हैं, उनके कारनामे हैं, वो धुंधले पड़ सकते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे गुमनामी में खो सकते हैं। परंपराएं और मूल्य अक्सर तेज आर्थिक बदलावों के दौर में फीके पड़ जाते हैं। ये तो होता है। लेकिन इसके बावजूद आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक बड़ी स्वयंसेवी सशस्त्र सेना बनाए रखना एक अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी। क्यों? अगर पारंपरिक युद्ध कम हो रहे हैं तो? क्योंकि भले ही ये सेना किसी बड़े पारंपरिक युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन हमारे पड़ोस में जो लगातार अस्थिरता बनी हुई है, हाँ। और देश के भीतर मौजूद आंतरिक दरारें और चुनौतियां, ये सब भारत के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं के आकार को कम करना लगभग असंभव बना देंगे। यानी जरूरत बनी रहेगी। बिल्कुल। इसलिए इन सेनाओं को समझना, उनके मनोबल को बनाए रखना और उनके लोकाचार को संरक्षित करना हमेशा जरूरी रहेगा। अंत में लेखक एक बहुत ही भावनात्मक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। क्या? वे कहते हैं कि साहस, वीरता और मुश्किल हालात का सामना करने की जो भारतीय कहानियां हैं, वो सिर्फ प्राचीन या मध्ययुगीन भारत के योद्धा राजकुमारों तक या औपनिवेशिक सेना तक, हाँ, या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की धूल और ट्रेंचों में लड़ने वाली औपनिवेशिक सेना तक ही सीमित नहीं हैं। ये कहानियां आज के आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों की भी हैं, जिन्होंने पिछले 70 सालों में देश की सेवा की है। ये बहुत जरूरी याद दिलाना है। और अगर हम एक काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण दुनिया में भी भारत की सशस्त्र सेनाओं के गौरव को बनाए रखना चाहते हैं और शांति बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है उनकी कहानी को जिम्मेदारी से लोगों तक पहुंचाना। जैसा कि पहले कहा गया ना तो सिर्फ जश्न मनाते हुए, नहीं ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना करते हुए, बल्कि एक संतुलित और ईमानदार तरीके से। हाँ, जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकें और अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व भी कर सकें। बिल्कुल। तो ये सारी चर्चा हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है? ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ती है ना? हमने देखा कि कैसे अतीत में सशस्त्र बलों ने भारत के लोकतंत्र को बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण, एक निष्पक्ष भूमिका निभाई। हाँ। अब सवाल यह है कि भविष्य की अनिश्चितताओं, बदलती युद्ध शैलियों और नई सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों के बीच उनकी ये भूमिका कैसे विकसित होगी? ये एक बड़ा सवाल है। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस इतिहास को, इन बलिदानों को और आने वाली चुनौतियों को समझना हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है।